हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट बाय मेट। आज की हमारी वीडियो है एक बैलेंस शीट। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट ऑफ एटीपी। ठीक है, ऑफ एटीपी। सो बैलेंस शीट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन के अंदर कितने एटीपी बनता है। ठीक है, 10th क्लास से हमें बताते आ रहे हैं कितने एटीपी बन जाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम कहते हैं 36 एटीपी बनते हैं, कभी कहते हैं नहीं 38 एटीपी बनता है। सो हाउ, राइट, हाउ मेनी एटीपी। ठीक है, कितने एटीपी बनते होंगे, ये आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड हाउ दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस, ये भी हम बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, डेफिनेटली लाइक द वीडियो, शेयर, जितना हो सके उतना शेयर करें, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डेफिनेटली अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप फायदे में है, नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को, चैनल को, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए 36 या 38 इसका आंसर मैं पहले दे देती हूँ, फिर हम शुरू करेंगे कहाँ कहाँ ये प्रोड्यूस होते हैं। सो इन प्रोकैरियोट, इफ द सेल इज प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन में आ रखा है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और ऑप्शन में आ रखा है अगर ये सेल किडनी सेल है या लिवर सेल है। किडनी सेल यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूकैरियोट में किडनी, लिवर, या फिर अगर ये हार्ट है। ठीक है, तो इन सेल्स में 38 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, हाउ, अब ये भी देखेंगे 38 टोटल आता है कैसे काउंट। और यूकैरियोट्स में जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है, स्पेशली यूकैरियोटिक सेल में भी हम बात कर रहे हैं, कुछ सेल्स में जैसे कि मसल्स में, जैसे कि लिवर में। और ऐसा क्यों होता है इस बारे में बात करेंगे। मसल्स में और न्यूरॉन्स में 36 एटीपी प्रोड्यूस होता है, नॉट 38। ठीक है, अब ये क्यों, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, पहले तो इतना बड़ा काउंट आएगा कहाँ से, इतने सारे एटीपी कब जनरेट हुए। तो हमने बात की थी कि जो ये रेस्पिरेशन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है, इन टोटल इसके 4 स्टेप्स हैं। ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज से पायरेट बनता है। फिर हमने बात की थी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, जहाँ पायरेट से एसिटाइल कोए बनता है। फिर इसमें आप देखते हैं फाइनली जो है क्रैब साइकिल आती है, यानी एसिटाइल कोए से डिफरेंट साइक्लिक प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें जो रिड्यूसिंग एनर्जी है वो भी जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एटीपी प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब यहाँ पर एटीपी, जैसे कि फर्स्ट साइकिल हमारी ग्लाइकोलाइसिस थी, देखते हैं यहाँ पर क्या बैलेंस शीट रही। ठीक है, तो यहाँ पर SLP से, यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, देखिए एटीपी आप देख सकते हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बना है तो एक एटीपी यूज़ हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी एक एटीपी यूज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट में भी, यानी एक स्टेप छोड़ के देखें तो दोनों स्टेप में एटीपी यूज हो रहा है, तो 2 एटीपी आपके यूटिलाइज पहले हो जाते हैं। फिर एटीपी कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है। एक ये रहा, जब 1,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट या 1,3 बायोफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जब बनता है तो एक एटीपी बनता है। फिर उसके बाद जब फॉस्फोइनॉल पायरेट से पायरेट, यानी फाइनल स्टेप में, और आपके 1,3 बायोफॉस्फो से 3 फॉस्फो में एटीपी आपके बनते हैं। 2 एटीपी यहाँ बन रहा है। लेकिन अब आपको पहले भी मैंने बताया था, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ये बन गया है, जैसे ही ये 3-3 के शुगर में बट गई, ये साइकिल आपकी डबल चलेगी, यानी जितनी यहाँ पर चलेगी उतनी यहाँ पर भी चलेगी। सारे प्रोडक्ट दोबारा बनेंगे, डबल में बनेंगे। तो अगर यहाँ 2 एटीपी, 2 बार एटीपी आपको दिख रहे हैं, तो यानी कितनी बार बनेंगे, 4 एटीपी बनेंगे। एंड दे आर फॉर्म फ्रॉम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो टोटल 2 एटीपी बच जाते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से जो रिड्यूसिंग एनर्जी है, जो आपके ATS चेन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, तो उसमें देखिए फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, यानी जैसे ही एक 3 कार्बन शुगर टूटती है तो पहला ही प्रोडक्ट एक NADH2 रिलीज करता है। ठीक है, एक NADH2 रिलीज करता है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। और क्योंकि पहले अब यही टूटा है तो आप देखिए दोबारा ये साइकिल रिपीट होगी, तो 2 NADH2 हो जाएंगे, सॉरी 2 NADH हो जाएंगे, NAD से NADH हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 NADH जो है ATS साइकिल में जब जाएंगे तो ये कितने प्रोड्यूस करेंगे, टोटल 1 से होते हैं 3, तो 2 से कितने होंगे, 2 से होंगे 6 एटीपी। और ये आपकी ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल जो है ये आपका चल रहा था सेल साइटोप्लाज्म में। अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं या फिर प्रोकैरियोट में, तो सभी में साइटोप्लाज्म में चल रहा है। टोटल हो गए 8 एटीपी। ठीक है, अब ये जो साइकिल है आपकी क्राफ्ट साइकिल जो चल रही है,
उससे पहले एक स्टेप आता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन व्हेन पायरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोई। यहाँ पर भी एक NaDH प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कितना, एक NaDH प्रोड्यूस होता है ना, एक NaDH प्रोड्यूस होता है। पर हमें पता है 2 पायरिक एसिड, एक ग्लूकोज से 2 पायरिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, तो 2 पायरिक एसिड होंगे तो NaDH भी कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। सो इस स्टेप में एक नहीं 2 NaDH2 आ जाते हैं। क्रैब्स साइकिल में अगर हम देखें बैलेंस शीट, कहाँ कहाँ पर आपके ATP बन रहा है, ATP केवल एक ही स्टेप बनता है, जब सक्सिनाइल कोई सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो ATP बनता है या GTP बनता है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन केवल स्टेप में है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कौन से स्टेप में ATP प्रोड्यूस हो रहा है क्रैब साइकिल में, तो सक्सिनाइल कोई सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो केवल एक ATP बनता है। ATP बनता है प्लांट्स में, GTP बनता है एनिमल्स में, या तो ATP या तो GTP एक ही हो सकता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से जो ATP बनने हैं, यानी जो रिड्यूसिंग एनर्जी है आपकी, वो कितनी है यहाँ पर देखिए, यहाँ नहीं है, स्टेप में भी नहीं है। जब आइसोसिट्रेट बनता है थर्ड स्टेप, ठीक है, तो थर्ड से फोर्थ स्टेप में जाते जाते आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, तो पहला NaDH यहाँ बनेगा। अगला हम देखते हैं उसके स्टेप में कुछ नहीं है, फिर केटो ग्लूटारिक एसिड वाले में ये दूसरा NaDH और ये तीसरा NaDH, 3 NaDH आपके बन रहे हैं। तो ये जो 3 NaDH आपके बन रहे हैं, 3 NaDH यहाँ बन रहे हैं, साथ ही साथ एक FADH2 भी बन रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये सिर्फ एक एसिटाइल कोए है, लेकिन 2 पायरिक एसिड से 2 एसिटाइल कोए बनेंगे, और 2 एसिटाइल कोए बनेंगे तो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये क्रैब साइकिल 2 बार चलेगी। जब ये 2 बार चलेगी तो कितने ATP बनेंगे, कितने ATP GTP बनेंगे, 2 ATP GTP बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2 बार चलेगी ना। और यहाँ से 3 नहीं 6 NaDH बनेंगे, और कितने, 2 FADH2 बनेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये जाएंगे, रिड्यूसिंग एनर्जी जाएगी, तो ये 6 के कितने हो जाएंगे हमारे पास। सो एक NaDH 3 ATP बनाता है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 जा 18 ATP, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 एक FADH2 लगभग 2 ATP एनर्जी जितनी प्रोड्यूस कर देता है, तो 2 2 जा आपके 4 ATP, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम NaDH मिला लें ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के भी, तो उसमें 2 NaDH होते हैं, तो वो 2 NaDH भी अगर हम मिला लें तो वो भी हम कैलकुलेट करके बताते हैं। तो इन टोटल क्रैब साइकिल में कितने हो गए, 2 4 6 और आपके 18 8 24, ठीक है, 24 ATP आपके केवल क्रैब साइकिल से हैं। साथ ही साथ पायरिक एसिड के भी कई बार हम इसमें जब हमने ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन किया था, OD करा था, उसमें जब पायरिक एसिड कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल कोई में, तो उस NaDH को भी हम यहीं से जोड़ते हैं। 2 NaDH बन रहे थे ना, 2 NaDH जो है वो कितने ATP के बराबर हो जाएंगे, 6 ATP के बराबर, ठीक है। तो टोटल कितने ATP हो गए हमारे पास, एक पूरे क्रैब साइकिल तक 30 ATP, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP थे, 8 ATP, तो टोटल कितने हो गया ATP 38। तो यानी प्रोकैरियोटिक सेल में तो सॉर्टेड है, अगर वो एरोबिक प्रोकैरियोट है, ठीक है, अगर वो एरोबिक प्रोकैरियोट है और वो सारे ही स्टेप से होकर जा रहा है, हमारे सेल्स में भी वो एरोबिक है, किडनी लिवर, तो में 38 ATP बनना बिल्कुल सही है। और लेकिन गलत कहाँ होता है, 36 ATP क्यों बनते हैं, अभी तक तो मैंने 38 ATP बता दिया आपको सब कुछ माइनस प्लस करके। गड़बड़ तब होती है जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। देखिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए जो आपकी रिड्यूसिंग एनर्जी है, NADH है, कोएंजाइम है, इसको जो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनी, इसको साइटोप्लाज्म क्रॉस करके आना पड़ेगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्रॉस करके कहाँ आना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ओके। तो इसको जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा ना, वो 2 ATP के बराबर होता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 ATP। इसीलिए जब तक वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएगी, सो दैट इट कैन अंडरगो एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड टू फॉर्म 38 ATP, उसका एक खर्चा निकल चुका है 2 ATP के बराबर, तो टोटल ATP कितने रह जाएंगे, 36 ATP, ठीक है।
अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे जाएगी ये 2 ATP कैसे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में जो 2 ATP का खर्चा है वो कहाँ है, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बताते हैं। ये जो 2 ATP का खर्चा है ये लगता है थ्रू दी शटल सिस्टम, ठीक है, देयर इज अ शटल सिस्टम सो दैट दीज 2 ATP शटल सिस्टम सो दैट दीज 2 NADH प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में जो क्या बन रहे थे, हमारे 2 NADH बन रहे थे ना, ये 2 NADH जो है वो आपके 2 फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के पार, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, बिकॉज दे हैव टू क्रॉस अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को क्रॉस करना है, एक नहीं 2 को, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल होते हैं जिसके ज़रिए ये चले जाते हैं, ठीक है। सो दिस शटल सिस्टम फाउंड इन 2 वेज, 2 वेज में होता है। एक तो होता है मैलेट, ठीक है, एक तो होता है आपका मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट शटल सिस्टम, ठीक है, मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट शटल सिस्टम। दूसरा होता है ग्लाइसरॉल 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम, ठीक है, तो ये आपके 2 शटल सिस्टम होते हैं, एक मैलेट के फॉर्म में, एक ग्लाइसरॉल 3-फॉस्फेट के फॉर्म में। ये ट्रांसमेम्ब्रेन के चैनल के जरिए यहाँ पर जाते हैं। मैलेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचता है, मैलेट जो है वो आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचता है और कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में। जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा NAD+ को, सो दैट इट कैन कन्वर्ट इनटू NADH, ठीक है, एक NADH यहाँ पहुँच गया। ऑक्सैलो एसीटेट फिर कन्वर्ट होगा एस्पार्टेट में, और एस्पार्टेट जो है वो वापस चला जाएगा, एस्पार्टेट जो है वो वापस चला जाएगा और वापस आ जाएगा कहाँ पर, एस्पार्टेट ग्लाइकोलाइसिस में, सॉरी वापस आ जाएगा सेल साइटोप्लाज्म में, और सेल साइटोप्लाज्म से दोबारा से क्या बना देगा, मैलेट बना लेगा, ठीक है। अगेन दिस इज थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में भी जो है ये आपका ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल के जरिए जाएंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, एंड it is going to dehydrogenate itself and going to give the energy electrons to the NAD+ to form NADH। एक NADH और पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, एक ये रहा 1 and 2, ठीक है। This DHAP then return through a transmembrane channel to the cytoplasm again, and सो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अगेन कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, साथ ही साथ एस्पार्टेट दोबारा से मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी तरह से अगेन दैट इज बाय डिहाइड्रोजनेशन स्टेप, ये भी स्टेप क्या है, डिहाइड्रोजनेशन ही है। तो इसी तरह से ये वापस से एक रिसाइकल फॉर्म में आ जाते हैं ताकि ग्लाइकोलाइसिस के जो NADH है उनको वापस यहाँ पर ये भेज सके, ठीक है। सो दैट्स हाउ दिस इज द शटल सिस्टम, कि किस तरह से ये 2 NADH जो यहाँ बनी, रिड्यूसिंग एनर्जी बनी, ये ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि कहाँ चल रही थी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, वहाँ पहुँच सकें ताकि इलेक्ट्रॉन दे सकें और ATP बना सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। कितने आपके बैलेंस शीट रहती है, 36 ATP इसलिए प्रोड्यूस होते हैं, आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में अनदर पाथवे ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। थैंक यू।